हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में देखो अपन ने पढ़ लिया था पास्कल्स लॉ और उसके बाद में उसके एप्लीकेशंस एंड प्रेशर ड्यू टू डेप्थ और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ये अपने चार उसमें टॉपिक हो गए। अब अपन बात करते हैं आगे। आज स्टार्ट करते हैं रिलेटिव डेंसिटी से। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी, तो इसका क्या मीनिंग होता है? रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ऐसे बोल सकते हो आप, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, दोनों का रेशियो। तो इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी के लिए भी लिख सकते हो आप, चाहे फ्लूइड हो चाहे सॉलिड हो, जो भी है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये इसमें क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जिसने थर्मल प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको सब बताया था कि एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। याद है, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है और वॉल्यूम सबसे कम होता है। 4 से पहले भी, 4 डिग्री सेल्सियस से पहले भी डेंसिटी कम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में भी डेंसिटी कम होता है, 4 डिग्री पे ही मैक्सिमम होता है। तो इसलिए वो है। और होता कितना है? ये रो बोलते हैं इसको, रो वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 1000 kg पर मीटर क्यूब। एक ही बात है ये। एक चीज़ तो आपको इसमें ध्यान रखनी है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई आपको बोलता है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी Hg, रिलेटिव है, वो है 13.6, ये आपको दिया हुआ है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी है 13.6, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होगा? तो आप क्या करोगे? 13.6 इक्वल कर दोगे। कैसे सॉल्व करोगे इसको? ऐसे करोगे, डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो डेंसिटी ऑफ Hg मरकरी इक्वल हो गया 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये उसका वैल्यू जाएगा इस टाइप से। तो ये आपका डेंसिटी हो गया, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इसको बोलते हैं। अब अगली चीज़, रिलेटिव डेंसिटी जो है, इसका फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा हुआ है। इसका यूनिट क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर ये भी kg पर मीटर क्यूब, तो कट गया ना। इसका मतलब ये यूनिट लेस है, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, कोई भी चीज़ नहीं है इसकी, डायमेंशन लेस होगी ये, M0 L0 T0 पे आएगी। इसका नाम ही है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव वैसे ही नाम आ जाता है तो आपको पता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है, तो उसका कभी भी यूनिट नहीं आएगा। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी हो गया, इस टाइप से। तो इनका कोई वो नहीं आएगा, यूनिट नहीं आता कभी भी। ठीक है। अब देखो आगे अपन इसमें थोड़ा और आगे अगर चलते हैं तो अपना जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आएगा वो आएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है। या मैं आपको इसमें पहले एक चीज़ और है जो वो बता देता हूँ, फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड जो है उसका फ्लो क्या हो सकता है, या फ्लूइड्स का जो फ्लो है वो कितने टाइप का होता है? तो आपको बताऊंगा 2 टाइप का होता है। देखो, पहला होता है नंबर 1, जिसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो,
ठीक है। एक दूसरा होता है 2 नंबर पे, उसको होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो 2 टाइप का होता है। अब पहले देखो स्ट्रीम लाइन फ्लो, जैसे इसके नाम से आपको पता चल जाएगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो मतलब एक लाइन में मॉलिक्यूल मोशन करेंगे। तो इसके 1-2 पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, स्ट्रीम लाइन फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें हर मॉलिक्यूल अपने से आगे वाले मॉलिक्यूल को फॉलो करेगा, अपने से जस्ट आगे वाले को फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए ये एक ट्यूब है, समझ गए आप, ये हो गई सपोज, ये ट्यूब बन गया। अब ये ऐसे, जैसे यहाँ देखो इस तरह से मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे हैं, जो मैंने बना रखा है ऐसे डॉट डॉट। दूसरी अगर इसकी साथ वाली लाइन है तो उसमें भी इसके पैरेलल ही जाने चाहिए। कहने का मतलब अभी मैं बताता हूँ, देखो थर्ड वाली लाइन है, मॉलिक्यूल ऐसे जाएंगे, फोर्थ वाली में ऐसे जाएंगे। देखो यहाँ जैसे आप दूसरा पॉइंट समझना, सेकंड वाला, अगर आप किसी पॉइंट पे, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, जैसे मान लो आपने यहाँ एक टेंजेंट बना दी, तो ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगी। मतलब जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो वी का मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन को डिनोट करेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ये आपको ध्यान इसमें रखना है। तो ये आपका वी हो गया, जैसे यहाँ हो गया। अगर यहाँ बना देते हो आप देखो तो ये ऐसे होगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये दोनों टेंजेंट जो आपने बनाई है, या थर्ड या यहाँ वाली ये फोर्थ या और कोई ये फिफ्थ, ये सब पैरेलल होंगी, सेम डायरेक्शन में आएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे यहाँ कोई आप ड्रॉ करते हो तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इधर है, अगर यहाँ ड्रॉ करते हो तो यहाँ वाले की इधर है, यहाँ करते हो तो इसकी इधर है, तो टेंजेंट से पता चलेगा आपको। ये स्ट्रीम लाइन है, पर ऐसा फ्लो किसी भी लिक्विड का पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल हुआ। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा बस आप कंसिडर कर सकते हो आइडियल लिक्विड के लिए। कैसा लिक्विड? आइडियल लिक्विड। और आइडियल कोई चीज़ नहीं होती है, फिर भी अपन को तो पढ़ना है, सब चीज़ें आइडियल के लिए ही करनी है, आइडियल गैस, आइडियल लिक्विड सब। तो आइडियल लिक्विड का फ्लो ये होता है। ये क्वेश्चन हो गया कि आइडियल लिक्विड का जो फ्लो होता है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, और स्ट्रीम लाइन फ्लो में ये 2-3 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट और बताता हूँ मैं इसमें, आइडियल लिक्विड कौन सा होता है? आइडियल वो होता है जो नॉन विस्कस, मतलब जिसमें विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स नहीं हो। अब थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, नॉन विस्कस या विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी सेम वैसे ही है जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन होता है। जैसे मान लीजिए आप, ये डस्टर है, इस डस्टर को ऐसे खींचो तो फ्रिक्शन लग रहा है हाथ के और डस्टर के बीच में। क्या कर रहा है फ्रिक्शन? जिधर आप फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, इसको रोकने की ट्राई कर रहा है, ठीक है, इसको अपोज कर रहा है, इसके मोशन का अपोज कर रहा है। तो सेम वैसे ही होता है। जैसे मान लीजिए आपने ये फर्श है, इस फर्श पे वाटर गिराया, कोई भी लिक्विड आपने गिरा दिया, तो थोड़ी सी दूर जाके वो लिक्विड रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि लिक्विड में भी लेयर्स होती हैं, 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से लेयर के फॉर्म में चलता है। लिक्विड भी ऐसे लेयर में चलता है, देखो ऐसे इस टाइप से। सबसे ज़्यादा फोर्स इस पे लगेगा, और फिर इस पे तो लग रहा है फर्श का, फिर इस पे किसका लग रहा है? इस पे इस रिलेटिव वाली का, नीचे वाली का भी तो लग रहा है। ऐसे इस पे इसका लग रहा है, इस पे इसका लग रहा है, तो सब रुकेंगे। सबसे पहले ये रुकेगी क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा विस्कस फोर्स हो गया। वो अपन विस्कोसिटी में देख लेंगे, ये एक टॉपिक आएगा। तो नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिलेटिव मोशन में अपोज हो। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसका मतलब आइडियल लिक्विड हो सकता है क्या? नहीं है, बट अपन को पढ़ना है। तो पहली चीज़ ये है। दूसरा, नॉन कंप्रेसिबल, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी लिक्विड है या कोई भी फ्लूइड है वो थोड़ा बहुत तो कंप्रेस होगा ही, तो नॉन कंप्रेसिबल हो तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आइडियल स्ट्रीम लाइन फ्लो या आइडियल लिक्विड आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट अपन को पढ़ना यही है। अगली चीज़, अगला इसी का पॉइंट अभी यही चल रहा है, इसमें आप अगला पॉइंट ये लिख सकते हो कि स्ट्रीम लाइन फ्लो जो वो होता है जिसमें रेनॉल्ड्स संख्या,
रेनल्ड्स नंबर, ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रेनल्ड्स नंबर, जिसको अपन बोलते हैं RE, ये 0 to 2000 होने चाहिए। स्ट्रीम लाइन फ्लो वो होता है जिसमें रेनल्ड्स नंबर कितने हो, 0 से लेके 2000 के बीच में हो, उसको अपन बोलते हैं। तो 3 चीज़ें हो गई तुम्हारी। पहला पॉइंट क्या था, हर मॉलिक्यूल अपने से आगे वाले को फॉलो करेगा, किसी भी पॉइंट पे, लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करती है। थर्ड, रेनल्ड्स नंबर का वैल्यू 0 से 2000 के बीच में होना चाहिए। और फोर्थ, कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ऐसे कभी नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ वेलोसिटी की 2 डायरेक्शन हो गई। मैं कहने का मतलब आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा, देखो ऐसा कि ये लिक्विड ऐसे जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं 2 लाइन, तो एक इधर हो गया टेंजेंट, एक इस पे हो गया, तो वेलोसिटी की कितनी डायरेक्शन हो गई, 2। एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इम्पॉसिबल है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा थोड़ा आपको पूछ सकते हैं, तो मैंने बता दिया। अब आ जाओ आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे, और अगला जो दूसरा जो टाइप है इसका वो आएगा टर्बुलेंट फ्लो। सारे फ्लो टर्बुलेंट ही होते हैं, चाहे वो रिवर का हो, चाहे वो समुद्र में हो, किसी भी टाइप का हो बोले। दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या है, इसमें भी 1-2 पॉइंट बताना है। इसमें आप पहला पॉइंट क्या बताओगे, ये वो फ्लो होता है जिसमें हर मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में जिग जैग कोई मोशन टाइप करते रहते हैं। जैसे मान लो ये है, तो कोई इधर जा रहा है, तो कोई इधर जा रहा है, 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 इस टाइप से ये होता है टर्बुलेंट फ्लो। और एग्जाम्पल आप बता सकते हो, जैसे फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर या फ्लो ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स। ये जो चीज़ें हैं वो अपन बता रहे हैं, ये सब किसके हैं, टर्बुलेंट फ्लो की। दूसरा पॉइंट क्या, अगर आप देखोगे कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई, तो इसका मतलब ये एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं इनकी लाइनें। थर्ड पॉइंट आप क्या बता, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होती है, इसमें बात ही है सीधी सी, सबकी एक लाइन वालों की सेम में नहीं आएगी, पैरेलल नहीं आएंगे मतलब। थर्ड वाले की अगर अपन बात करें, थर्ड पॉइंट, रेनल्ड्स नंबर RE ग्रेटर देन 3000 होता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई तुम्हारी कि अभी अभी अपन ने स्ट्रीम लाइन में क्या पढ़ा था, स्ट्रीम लाइन फ्लो में, स्ट्रीम लाइन में पढ़ा 0 से 2000 तक रेनल्ड्स नंबर की वैल्यू। और टर्बुलेंट फ्लो में अपन ने देखा, टर्बुलेंट फ्लो में RE की वैल्यू कितनी, ग्रेटर देन 3000। तो अब आप सोचोगे 2000 से 3000 के बीच में कहाँ गए, तो ये मैं आपको बता दूँ, RE का वैल्यू अगर 2000 से 3000 तक है तो कोई सा भी फ्लो हो सकता है, मे बी मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो और मे बी टर्बुलेंट फ्लो, दोनों पॉसिबल है। तो आपको तो 2 वैल्यू इसमें ध्यान रखनी है, एक तो वो ऊपर वाली और एक इसके नीचे वाली, इसमें कोई सा भी फ्लो करवा सकता है वो, ठीक है। 2000 और 3, अगर कोई बुक में आपको ये मिलता है 0 to 1000 और ये मिलता है ग्रेटर देन 3000 या ग्रेटर देन 2000, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यू वो अपनी लिखते हैं। अब पढ़ेंगे अपन, तो दोनों टाइप का मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका इक्वेशन है AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये क्या है, A मीनिंग, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। V क्या है, वेलोसिटी। कहने का मतलब नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाली ट्यूब में A इंटू V दोनों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का और वहाँ की वेलोसिटी का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा।
कैसे देखो, ये मान लो एक ट्यूब है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया की है ना, पर इसमें स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। जैसे ये है सपोज, अब क्या होगा, जैसे इसमें 2 पॉइंट है एक्स और यहाँ अपन ले रहे हैं जैसे वाई, तो ध्यान से देखो, यहाँ इसमें लिक्विड एंटर हो रहा है और यहाँ हो रहा है एग्जिट, बाहर आ रहा है। तो जितना लिक्विड, जितना मास यहाँ एंटर होगा, ध्यान से देखना, इसमें जितना मास एंटर होगा, जितना लिक्विड एंटर होगा, उतना एग्जिट भी होगा। ट्यूब में तो रहेगा नहीं, या रहेगा? नहीं रहेगा। जितना इसमें अंदर आया है उतना बाहर आएगा। तो अगर अपन ऐसे बोलें कि एम एक्स इक्वल टू एम वाई, मतलब मास एक्स पॉइंट पे जो एंटर हुआ है वो और वाई पॉइंट पे जो एग्जिट हुआ है वो दोनों बराबर हैं। मास, कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ आपको यूज करना है। अब सपोज अपन मास का पहले तो एक बार फॉर्मूला देखिए। मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी से देखो, इस वाटर की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी रो लेंगे अपन, तो डेंसिटी को लिख देंगे रो। तो देखना आप ध्यान से, मास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, रो इक्वल टू एम वाई वी। ये वॉल्यूम है, बड़ा वी लिख देता हूँ मैं इसको। ये वेलोसिटी है, थोड़ा छोटा वी है। तो मास का फॉर्मूला क्या हुआ? रो इंटू वी हुआ, रो इंटू वी हुआ। तो अगर अपन ऐसे बनाएं, इसको अपन वहाँ लिख दें, तो ये ऐसे तो लिखा जाएगा रो इंटू वी इक्वल टू, फिर यहाँ अपन ऐसे लिख सकते हैं रो इंटू वी। ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी है। अब इधर देखो, वॉल्यूम निकालेंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ से लेके सपोज डी टी टाइम में या डेल्टा टी टाइम में लिक्विड यहाँ आ गया, मतलब बहुत ही स्मॉल लेना है, इतना बड़ा नहीं लेना है कि यहाँ से यहाँ चला जाए। बहुत ही स्मॉल सा एक टाइम ले लो, इंटरवल। ये क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज ये वाला, मतलब दोनों बहुत ही बिल्कुल पास पास हैं, तो ये दोनों सेम ही रहेंगे। समझ गए क्या? या इसके जस्ट पास है, जस्ट पास का मतलब नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे इससे, डेल्टा टी मतलब नेग्लिजिबल। ये बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल इसके पास है। इस पे क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज A1 है और यहाँ का जो वेलोसिटी है वो V1 है। ये स्मॉल v है, ये कैपिटल A है, ये वेलोसिटी है यहाँ का और ये आपका एरिया है। अब ऐसे ही यहाँ भी देख सकते हो आप, एग्जिट वाले पॉइंट पे भी ये बिल्कुल डेल्टा टी टाइम में लेने हैं आपको। ये भी डेल्टा टी है, बहुत ही कम। यहाँ एरिया है वो क्रॉस सेक्शन जो है वो तो है A2 और जो वेलोसिटी है वो है V2। ये A1 और V1। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालें? ये एक छोटा सा सिलेंडर बन गया, बिल्कुल इतनी सी हाइट का, नेग्लिजिबल हाइट का, और वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर। इसको ऐसे बना लो, ध्यान से समझना भाई। ऐसे ये है आपका यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी टाइम, और डेल्टा टी टाइम का मतलब आपकी हाइट हो गई डेल्टा एक्स। ये हाइट ऐसे डेल्टा एक्स ऐसे समझ लीजिए। ये है A1 और यहाँ जो स्पीड है लिक्विड की जो फ्लो हो रहा है वो है V1। अब ऐसे इधर आ जाओ, ये भी बहुत ही कम हाइट का है पर इसका थोड़ा क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। ऐसे ये तो है A2, ये वही डेल्टा टी है, ये वो आपका डेल्टा एक्स है, ठीक है। और ये यहाँ जो स्पीड है लिक्विड फ्लो होने की वो V2 है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो पाई आर स्क्वायर को तो क्या बोल देंगे? A1, या यहाँ वाले को बोल देंगे A2 क्रॉस सेक्शन। एच मतलब ये हाइट डेल्टा एक्स और ये इधर डेल्टा एक्स। तो क्या मैं वॉल्यूम की जगह ऐसे लिख सकता हूँ? रो को तो छोड़ दो, पाई आर स्क्वायर एच, और इधर भी रो पाई आर स्क्वायर एच। अब एक तो आपको करना है एक्स वाली साइड पूरा काम, और एक वाला करना है वाई वाली साइड। अब रो से रो तो कट जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर की जगह तो हो जाएगा A1, ध्यान से देख लेना,
ठीक है, और एच मतलब डेल्टा एक्स, ये वाला हाइट या ये वाला जो आपको दिख रहा है 1 लगा दो, इक्वल टू ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा आपका ये वाला जो हाइट है, इसका जो हाइट लिया है वो डेल्टा x2। दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड करो। अब बताओ डेल्टा x बाई डेल्टा t या dx बाई dt को क्या बोलेंगे, क्योंकि इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखना ये जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A1 dx अपॉन dt इक्वल टू A2 dx अपॉन dt। dx बाई dt को बोलते हैं v, वेलोसिटी। इट मीन्स A1 ये तो हो गया आपका v1 x वाली साइड, फिर ऐसे ही A2 ये हो गया v2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी, ये बराबर आएगा। कहने का मतलब अगर आप तीसरा पॉइंट और लेते कहीं तो वो भी तो ऐसे ही आता, या चौथा और लेते कहीं पर तो वो भी ऐसे ही आता। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि a इंटू वी सब बराबर मतलब कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाली ट्यूब में a और v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, वाइड होगी ट्यूब, वहाँ वेलोसिटी कम होगा, या जहाँ नैरो होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा ट्यूब में, वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा। ऐसा ही होता है। इसीलिए अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाली कोई ट्यूब है तो आप हमेशा देखोगे कि अगर उसमें दो तरह के हैं, एक वाइड है, एक एंड वाला और एक एंड वो नैरो है, तो नैरो वाले पे स्पीड लिक्विड की ज़्यादा होती है वाइड वाले से। प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं अपन केवल अभी बात करें स्पीड की, कि लिक्विड की स्पीड कहाँ ज़्यादा होती है। तो हमेशा याद रखना जहाँ क्रॉस सेक्शन कम होता है वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है। अब देखो इसमें, अब अपन आगे पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ लिक्विड। अगला जो टॉपिक है इसमें वो है एनर्जी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की एनर्जी जो है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो मैं आपको बता दूं लिक्विड की एनर्जी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी के, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी पी, और नंबर 3 प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। देखना आप, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड इक्वल टू होता है हाफ mv², मास और उसकी वेलोसिटी या स्पीड का स्क्वायर। इसको अपन 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये लिख सकते हैं। दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको कोई पूछता है यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो आप ऐसे ही तो लिखोगे हाफ mv² अपॉन v। अब ये हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं डेंसिटी। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो हाफ रो v²। इसका नाम क्या है हाफ रो v² का? इसका नाम है काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको कोई पूछ ले काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट मास, तो कैसे निकालोगे? इसको m से डिवाइड कर दो, हाफ mv² अपॉन m। तो m से m कट गया, तो इसका मतलब हो गया हाफ v²। ये क्या है? ये है यूनिट मास की काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो वो पूछता है यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम, उसी से डिवाइड कर दिया करो। क्यों? क्योंकि ये पूरे v वॉल्यूम की है तो यूनिट वॉल्यूम के लिए v से कर दिया, ये पूरे m मास की है तो यूनिट मास के लिए m से कर दिया। ऐसे ही इसका देखो, काइनेटिक एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी कर लो, तो पहली क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी पूरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, तो वो हो जाएगी mgh। ट्यूब में यही होगी, हाइट जो है ट्यूब की वो h है। तो फिर आप दूसरा बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड
ऑफ यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो इसको, तो mgh अपॉन v, तो ये फिर डेंसिटी हो गया, तो इसको बोलोगे रो जी एच। रो जी एच क्या है? यूनिट वॉल्यूम का पोटेंशियल एनर्जी है। थर्ड, फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास, अब की बार इसको m से डिवाइड कर दो, तो m से करोगे तो केवल क्या आएगा? gh, ये यूनिट मास का हो गया। अब बात रही प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म की हो एक क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई ट्यूब है, पाइप है, ठीक है, जैसे इस तरह से मान लो, जैसे ये है, ठीक है। अब आपको इसमें लिक्विड यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, मतलब इसको एच हाइट तक आपको पहुँचाना है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा ग्रेविटेशन के अपोजिशन में, या इधर से इधर लाना है तो भी वर्क करना पड़ेगा। बात तो एक ही है, जहाँ फोर्स है वहाँ वर्क होगा, तो वो वर्क प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, मतलब वो एनर्जी बोला जाएगा। अब ये प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या है पूरा, पहले देखो, प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड, प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड, तो वर्क होता है। प्रेशर एनर्जी क्या चीज़ होती है? वर्क, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? PV। P क्या है? प्रेशर, V वॉल्यूम, वेलोसिटी नहीं है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा भी होगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, PV क्या क्या बोला जाता है? वर्क, जूल होता है। अब कोई आपसे पूछे इसमें प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम निकालो, तो उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, तो कितनी आ जाएगी? ओनली P आ जाएगी, V से वॉल्यूम कट जाएगा। और अगर आपको कोई पूछे इसमें प्रेशर एनर्जी ऑफ यूनिट मास, तो क्या आएगा? M से डिवाइड कर देना, तो आपका W या ये आ जाएगा PV अपॉन M। V अपॉन M वॉल्यूम अपॉन मास को बोलते हैं, 1 अपॉन डेंसिटी, तो इसको आप P अपॉन रो लिख सकते हो। P अपॉन रो है, P अपॉन P नहीं है, ऐसे करना है। तो 3 टाइप का इसमें ये एनर्जी होता है। तो ये अपन ने पढ़ा है, इसमें 3 टॉपिक अपने। सबसे पहले अपन ने देखा रिलेटिव डेंसिटी, उसके बाद में अपन ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ जो फ्लो है वो, और अब अपन ने देखा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फिर है एनर्जी ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जो एनर्जी होता है उसकी अपन ने बात की है। ओके, थैंक यू।